नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं शब्दांजलि यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, शब्दांजलि में आपका फिर से स्वागत है। आज शब्दांजलि के परिचर्चा कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित हुए हैं दिनेशपुर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका प्रेरणा अंशु के प्रबंध संपादक श्री रुपेश कुमार सिंह जी। पहले तो रुपेश जी, आपका शब्दांजलि का इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही शब्दांजलि इस कार्यक्रम को देख रहे सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद जी। बहुत लंबा सफ़र है प्रेरणा अंशु को लेकर के, और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि प्रेरणा अंशु ने 34 साल का ये सफ़र उन्होंने पूरा किया। तो इसके लिए प्रेरणा अंशु के समस्त परिवार को मेरी ओर से बधाई। शुक्रिया शुक्रिया। 34 साल बाद अब जब आप प्रेरणा अंशु को देखते हैं, या यूँ कहें कि 34 साल का सफ़र कैसा रहा, इस बारे में हमारे कुछ श्रोताओं को अपनी कुछ बातें बताइए। 34 साल का सफ़र। डॉक्टर साहब, 1988 में जी मास्टर प्रताप सिंह जो प्रेरणा अंशु के संस्थापक संपादक रहे हैं, जी 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 उन्होंने इस पत्रिका की शुरुआत की थी। और वो दौर आज की तरह आधुनिक दौर नहीं था पत्रकारिता के लिए। जी जी जी। पत्र पत्रिकाओं को निकालना बहुत मुश्किल का काम हुआ करता था। तब आज की तरह मशीनें नहीं थीं, जी जी। आज की तरह सुविधाएं नहीं थीं, जी किसी भी किस्म की ऐसी स्थितियां नहीं थी अनुकूल जो जी। पत्र पत्रिकाओं को सतत रूप से निकाला जा सके। साइक्लो स्टाइल मशीन के द्वारा अच्छा। उन्होंने खुद ही अच्छा प्रेरणांशु पत्रिका का संपादन शुरू किया था। और इसके पीछे जो मेन उद्देश्य था, वो उद्देश्य यही था कि जन सामान्य की जो समस्याएं हैं, जी, गांव देहात की जो समस्याएं हैं, मजदूरों किसानों की जो समस्याएं हैं, आम लोगों की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को किस तरीके से, अपने क्षेत्र की समस्याओं को किस तरीके से राष्ट्रीय संदर्भ में रखा जा सके, इसलिए 1988 में मास्टर प्रताप सिंह जी ने जी इस पत्रिका की शुरुआत की थी। 1988 में? जी। तब तो आप मेरे ख्याल से बहुत छोटे रहे होंगे। हाँ, मेरी उम्र उस समय 6-7 साल मेरी उम्र थी। जी जी जी। और 1988 के दिनेशपुर के बारे में अगर बात करें तो 1988 में तो रुद्रपुर भी कुछ नहीं था। रुद्रपुर भी कुछ नहीं था और दिनेशपुर एक छोटा सा, बहुत छोटा सा कस्बा था, जिसको हम देहात ही कहेंगे, गांव ही कहेंगे। कस्बे के रूप में तो आज भी वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाया है। जी जी जी। 2004-05 में इंडस्ट्री लगने के बाद, यहाँ पर सिडकुल की स्थापना होने के बाद जरूर दिनेशपुर ने गति पकड़ी है, लेकिन उससे पहले दिनेशपुर की जो पृष्ठभूमि है वो 1947 में भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद जी जी पूर्वी पाकिस्तान से आए हुए बंगाली भाषियों का एक क्षेत्र है। हिंदुस्तान के भीतर जी। बंगालियों को सबसे पहले जो स्थापन होकर आए लोग हैं, उनका पुनर्वास दिनेशपुर में हुआ। जी जी। और 51-52 में दिनेशपुर क्षेत्र में 36 बंगाली कॉलोनियाँ बसाई गईं। जी। और उन बंगाली कॉलोनियों में बंगाली विस्थापितों को जगह दी गई। स्टार्टिंग में वो 8-8 एकड़ जगह दी गई। जी। तो एक बहुत छोटा सा एक गांव दिनेशपुर हुआ करता था। जी जी। उस दौरान आवागमन के भी कोई साधन नहीं थे। रुद्रपुर और दिनेशपुर को जोड़ने के लिए भी एक जो पुराने टेम्पू जिनको हम कहते हैं, जिनको मजाक में गणेश जी भी कहा जाता था, तो वही कन्वेंस का एक साधन हुआ करता था। या फिर लोग पैदल या साइकिल का ही सहारा लेते थे। ये 2003-04 तक भी जी इसी तरीके से आवागमन चलता था। तो बहुत चुनौतियां थी। दिनेशपुर जैसे छोटे क्षेत्र से, गांव देहात से पत्रिका का निकाल पाना, ये अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण काम तो है। जी, आपने कहा जैसे दिनेशपुर मूलतः पूर्वी पाकिस्तान से आए हुए बंगालियों को बसाया गया वहाँ पर, तो वहाँ की भाषा जो है बांग्ला थी। और जिस समय ये बसाया गया 1988 के आसपास, तो मेरे ख्याल से सारे लोग बांग्ला में ही बात करते थे। बांग्ला में ही अपने दैनिक जो भी बातचीत का हिस्सा था वो बांग्ला ही रही है।
ऐसे में हिंदी की पत्रिका को निकालना और नियमित रूप से निकालना, ये विचार कहाँ से आया और कितना मतलब संघर्ष करना पड़ा कि जिनकी मातृभाषा बांग्ला है वहाँ पर हिंदी की पत्रिका को परोसना? असल में 1988 में जब पत्रिका शुरू हुई तो इसका प्रकाशन गदरपुर से शुरू हुआ था। अच्छा अच्छा। और उस समय मास्टर प्रताप सिंह जी वो विद्या भारती द्वारा संचालित जो सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल होते हैं उसमें प्रधानाचार्य के तौर पर कार्यरत थे जी। तो सन 84 में वो बरेली से ट्रांसफ़र होकर गदरपुर सरस्वती शिशु मंदिर में आए। अच्छा अच्छा अच्छा। तब उन्होंने भारत समाजोत्थान समिति 1987 में गठन किया जी, जिसका काम था सांस्कृतिक, कला, साहित्य के क्षेत्र में हस्तक्षेप करना। जी जी जी। इसके साथ साथ सामान्य ज्ञान प्रतियोगिताओं का आयोजन लगातार निरंतर किया गया। शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। साहित्यिक गतिविधियों का लगातार संचालन किया गया भारत समाजोत्थान समिति के द्वारा। और फिर 1988 में इसी समिति के द्वारा प्रेरणा अंशु पत्रिका का प्रकाशन किया गया। जहाँ तक सवाल भाषा का है जी जी, तो निश्चित तौर पर जो दिनेशपुर का इलाका है वो बुक्सा बाहुल्य इलाका हुआ करता था, जनजाति का इलाका हुआ करता था। जब 51-52 में बंगाली विस्थापित लोगों को वहाँ पर बसाया गया तो बुक्सा जनजाति के जो लोग थे वो थोड़ा सा और जंगल की ओर खिसके जी। जो दिनेशपुर, जिस जगह आप आज दिनेशपुर को देखते हैं, वो कभी चंदायन हुआ करता था। चंदायन। और आज वो चंदायन जो है खिसक कर लगभग 4-5 किलोमीटर और गुलरभोज साइड को जी चला गया है, जहाँ पर अभी भी बुक्साओं के गांव हैं। बुक्सा जाति हाँ, के जनजाति बुक्साओं के के लोग गांव रहते हैं। हैं। तो भाषा की दिक्कत सिर्फ गैर बंगालियों को नहीं आई जी, बांग्ला भाषियों को भी बहुत दिक्कत आई। और भाषाओं का आदान प्रदान समझना ये एक पूरी प्रक्रिया है। और आज भी अगर आप देखेंगे तो दिनेशपुर क्षेत्र में रहने वाले बंगाली भाषी, उनकी ज़ुबान में और जो हिंदी भाषी लोग भी हैं उनकी ज़ुबान में मिला जुला असर है। तो पत्रिका जब शुरू की गई तो चूँकि शिक्षा का कोई प्रचार प्रसार था नहीं, लोग मेहनत मजदूरी करते थे, पढ़ने के लिए कोई जागरूकता नहीं थी जी। माँ बाप भी बच्चों को स्कूल में नहीं भेजना चाहते थे, स्कूल कॉलेज हुआ भी नहीं करते थे उस दौरान। तो भाषा को, हिंदी भाषा को समझना कठिन तो था, लेकिन शुरुआत हो चुकी थी। लोग धीरे धीरे अवेयर होना शुरू हो गए थे। और मास्टर प्रताप सिंह जी ने सिर्फ ये पत्रिका ही नहीं निकाली, बल्कि 1990 में दिनेशपुर में समाजोत्थान करके स्कूल की स्थापना भी। हाँ, तो उस स्कूल के माध्यम से स्टार्टिंग में मुझे ध्यान है 1990 में जब स्कूल शुरू हुआ तो मात्र 25 बच्चे वहाँ पर थे। और वो 25 के 25 बच्चे जो है वो बंगाली समाज से उन्होंने एकत्र किए थे। और एक तरीके से गुरुकुल पद्धति में, जिस तरीके से पहले पढ़ाई होती थी कि विद्यालय के भीतर ही रहना, तो विद्यालय के नाम पर 2-3 झोपड़ियाँ हुआ करती थी। एक झोपड़ी में माँ साहब और उनका परिवार रहता था और बाकी 2 झोपड़ियों में वो 25 बच्चे रहते थे और पढ़ते थे। दिन में पढ़ते थे, शाम को अपना वहीं सोना, वहीं खाना बनाना और सारी चीज़ें चलती थी। तो धीरे धीरे भाषा का विकास वहाँ पर हुआ और हिंदी ने अपनी जगह लोगों के बीच में मनाई। और सिर्फ बंगाली समाज ने ही हिंदी को नहीं स्वीकार किया, बल्कि जो हिंदी भाषी लोग भी थे, जैसे मैं अगर अपनी बात भी कहूँ तो हम अच्छे से बंगला बोल भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। और माँ साहब की जहाँ तक बात है वो तो बंगला पढ़ते भी थे, पढ़ते और लिखते भी थे। नहीं, वो तो खैर भाषा तो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण तो विचार है। लेकिन मेरे सवाल का ये मतलब था कि उस समय जब अचानक से पूर्वी पाकिस्तान से लोग आए और बसने लगे थे, शिक्षा का जोर हिंदी पर ही था, क्योंकि ये उत्तर भारती की पट्टी है ये, तो इस पट्टी की भाषा हिंदी ही है। और उस समय आपने पत्रिकाएं, जो आपके फादर थे, पिताजी थे, उन्होंने इस पर बहुत मेहनत की, बहुत काम किया। मेरा एक सवाल ये है कि इस पत्रिका से आपका व्यक्तिगत जुड़ाव कब हुआ? आप व्यक्तिगत रूप से कब जुड़े? मैं सन 2002 में पत्रकारिता में आया जी। और द संडे पोस्ट दिल्ली से प्रकाशित एक साप्ताहिक समाचार पत्र है। तो सन 2002 में मैंने पत्रकारिता शुरू की। अपूर्व जोशी जी जिसके संपादक हैं, वहाँ से मेरी पत्रकारिता की शुरुआत हुई जी। और प्रेरणा अंशु तब भी निकलती थी, लेकिन डायरेक्ट तौर पर हमारा पत्रिका से कोई बहुत ज़्यादा जुड़ाव नहीं होता था। इतना ही होता था कि हम पत्रिका को डिस्पैच कर देते थे
या टिकट लगा दिया, एड्रेस लगा दिया, या टिकट एड्रेस लग गए हैं, पंच हो गई है पत्रिका, तो हम उसको डाकखाने तक छोड़ आए, क्योंकि उस समय तो डाक से ही पत्रिका का आदान प्रदान ज़्यादा हुआ करता था। तो ये वाला इस कड़ी में हम लोग रहते थे। जी। या कुछ मैटर आया, जुटाया गया, तो वो चीज़ें हमने देख ली, पढ़ ली, समझ ली, इस तरह की चीज़ें रहती थी। साथ ही साथ चूँकि प्रेरणांशु आंदोलन से निकली एक पत्रिका है जी, इसका हम ये नहीं कह सकते कि ये विशुद्ध साहित्यिक पत्रिका है, बल्कि इसके सामाजिक सरोकार हैं जी। और सामाजिक सरोकारों में सबसे मुख्य चीज़ यही है कि जो समाज में बदलाव की लड़ाई है जी, प्रगतिशील और वैज्ञानिक सोच का जो एक ज़रूरत है, उस ज़रूरत को फिल करने का काम ये पत्रिका करती है। और इसका जो टैगलाइन भी है कि समाज का समग्र अध्ययन, जी। तो वो हर दिशा में, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो उद्योग हो, चाहे राजनीति हो, चाहे साहित्य हो, कला हो, या कला का कोई भी क्षेत्र हो, जी। हर क्षेत्र में जितनी भी न्यूनतम या अधिकतम जानकारियां हम जुटा सकते हैं या लोगों को जोड़ सकते हैं, वहाँ हम ले जाने का काम करते हैं। होता क्या है आमतौर पर कि बड़े शहरों से पत्रिकाएं निकलती हैं और फिर वो गांव देहात तक जाने की कोशिश करती हैं। जी। प्रेरणांशु के साथ उलट है। प्रेरणांशु ने एक छोटे से गांव से, एक छोटे से कस्बे दिनेशपुर से शुरुआत की अपनी, और आज ये देश का कोई ऐसा राज्य नहीं है जहाँ पर प्रेरणांशु को पढ़ने वाले पाठक नहीं हैं, लिखने वाले लेखक नहीं हैं, या मदद करने वाले साथी लोग नहीं हैं। पूरे देश भर में ये पत्रिका जाती है, चाहे वो आंध्र प्रदेश, झारखंड के आदिवासी इलाके हों, चाहे वो दिल्ली और मुंबई जैसे शहरी क्षेत्र हों, और चाहे वो मतलब जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, हर जगह, हर स्टेट से लोग लिखते हैं। अगर आप देखें उसके पन्नों को पलट कर, तो आप पाएंगे उसमें, हम इसीलिए एड्रेस और फ़ोन नंबर रचनाकारों का देते हैं ताकि कोई भी पाठक डायरेक्ट कनेक्टिविटी भी बना सके। तो आप पत्रिका का जो दायरा है वो एक गांव से निकलकर शहरों तक और बड़े शहरों तक भी जा रहा है। नहीं, आपने वो बात कही सामाजिक सरोकारों की, और साहित्य भी सामाजिक सरोकारों का वकालत करता आया है। और राष्ट्र कवि गुप्त जी ने भी कहा है कि कविता जो है सिर्फ मनोरंजन ही ना, कविता का कर्म होना चाहिए, उसमें भी कुछ उपदेश और मर्म होना चाहिए। जी बिल्कुल। तो साहित्य सामाजिक सरोकारों से हमेशा जुड़ा रहा है, और जो साहित्य सामाजिक सरोकारों से जुड़ा नहीं है वो ज़्यादा दिन रहता भी नहीं है। चाहे वो कबीर का लिटरेचर हो, चाहे तुलसी का हो, चाहे रविंद्रनाथ का हो, चाहे मुंशी प्रेमचंद हो, तो ये तो है। लेकिन आपकी जो प्रेरणांशु की जो मेन, प्रेरणांशु का भी यही कहना है जी, आपने कहा है कि प्रेरणांशु का भी यही कहना है कि आंदोलन से निकलने वाली चीज जी वो मजबूत होती है। प्रेरणांशु को कोई कारपोरेट मदद नहीं है जी, जन सामान्य की मदद से ये पत्रिका निकल रही है, और पिछले 34 साल से लगातार निकल रही है। ये एक बड़ी बात है, और इसके पीछे किसी बड़े उद्योग घराने या बड़े राजनेताओं का या बड़े पैसे वालों का कोई हाथ नहीं है। जन सामान्य के लोग मिलकर आपस में सपोर्ट करके, चंदा देकर, सहयोग राशि देकर या छुटपुट विज्ञापन देकर इस पत्रिका को लगातार बनाए हुए हैं। ये इसलिए है कि कोई भी साहित्य तभी मजबूत होता है, तभी जिंदा होता है, जब वो जनता से जुड़ा होता है और जन आंदोलनों में शरीक होता है। तो प्रेरणांशु हमेशा, जैसे अभी अगर हम कहें मौजूद दौर में किसान आंदोलन पूरे राष्ट्रव्यापी तौर पर चल रहा है, तो प्रेरणांशु की पूरी भूमिका पिछले 6 महीने से हम किसान आंदोलन को कवर कर रहे हैं, लगातार जा रहे हैं। दिल्ली में भी हम लोग गाजीपुर बॉर्डर में गए, वहाँ पत्रिका को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, लोगों की परेशानियाँ जानी, किसानों के मर्म को समझने की कोशिश की। सरकार और किसान के बीच में क्या अंतर्विरोध हैं, सरकार क्या कह रही है वो जग जाहिर है, किसानों की बात क्यों नहीं सामने आ रही है, इन सारी चीज़ों को हमने पत्रिका के पिछले अंकों में रखा है। जी, मैं देख रहा था पिछले कुछ महीनों से इसके विशेषांक निकल रहे थे, जाति उन्मूलन, तो कई स्त्री विमर्श पर, कई दलित विमर्श पर, और ये अच्छा प्रयास है। और निरंतरता, आप लोग जिस तरह से इसको निरंतरता की ओर ले जा रहे हैं, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि मंथली पत्रिका के लिए सबसे पहले लिटरेचर कलेक्ट करना, फिर उसको छापना, फिर प्रूफ रीडिंग करना, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना,
ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये पूरी एक प्रक्रिया है जी। और ये प्रक्रिया अकेले व्यक्ति से नहीं हो सकती जी। इसके लिए पूरी एक टीम चाहिए होती है और प्रेरणांशु परिवार के जितने भी सदस्य हैं जी जी वो अपने अपने स्तर से अपनी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहे हैं। जी। तो पत्रिका के लिए मैटर कलेक्ट करने से लेकर जी छापने से लेकर उसके वितरण तक की पूरी जिम्मेदारी अलग अलग साथियों के पास है। तो वो सभी लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं और हम विशेषांक की ओर इसलिए बढ़े हैं कि पहले हम मुद्दा आधारित नहीं करते थे बल्कि सारे समसामयिक विषयों को हम शामिल कर लेते थे। तो कई बार क्या होता था कि चीज़ों पर व्यापक चर्चा नहीं हो पाती। इसलिए पिछले 1 साल से हम लोग हर अंक को किसी न किसी विशेष मुद्दे पर केंद्रित कर रहे हैं। जी। जैसे जनवरी और फरवरी का अंक अगर आप देखेंगे, ये फरवरी का अंक मेरे पास मौजूद है। अच्छा। और इस अंक को और जनवरी के अंक को हमने जाति उन्मूलन पर केंद्रित किया है। अब ये बहुत बड़ा विषय है क्योंकि जब दुनिया के तमाम देशों में जातियां खत्म हो रही हैं, कमज़ोर हो रही हैं, वहीं उलट भारत के भीतर जातियों को कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर संरक्षण देकर उन्हें मजबूत करने का काम किया जा रहा है। तो ये पत्रिका का पक्ष भी है और मेरा निजी पक्ष भी है कि जब तक जातियां खत्म नहीं होंगी समाज से, अब इसको खत्म होने में कितना वक्त लगेगा, कितना संघर्ष होगा, ये बात की बात है। जी। लेकिन सिद्धांततः ये बात बिल्कुल ठीक है कि जातियों के खत्म हुए बगैर समाज में बराबरी की बात हम नहीं हो सकती। इससे पहले हम लोगों ने दिसंबर का अंक वो गरीबों पर रखा था, गरीबी पर रखा था। जी। नवंबर का अंक हमारा उत्तराखंड पर विशेष था। जी। और इससे पहले हमने छात्रों पर अंक निकाला है, बेरोजगारी पर अंक निकाला है और अर्थव्यवस्था पर हमने अंक निकाला है। मार्च का जो अंक आ रहा है वो महिलाओं पर केंद्रित है। अच्छा। मार्च और अप्रैल दोनों अंक महिलाओं पर केंद्रित है क्योंकि पूरे देश भर से जो मार्च का अंक है उसके लिए लगभग 40 महिला रचनाकारों ने अपनी रचनाएं भेज दी हैं। तो ये आने का सिलसिला जारी है, तो इसलिए हम इसको अप्रैल अंक में भी कंटिन्यू करने वाले हैं। नहीं, बहुत अच्छा और लगा आपने कहा कि आंदोलन से जुड़ी हुई पत्रिका है ये प्रेरणांशु। मुझे अकबर इलाहाबादी का एक शेर याद आ रहा है कि ना तोप निकालो ना तलवार निकालो जी। ना तोप निकालो ना तलवार निकालो, गर युद्ध गर जंग मुकम्मल हो तो अखबार निकालो। निश्चित तौर पर। और ये मैं समझ रहा हूँ कि प्रेरणांशु के जो विषय वस्तु है, जिस तरह से के विशेषांक आपने बताए हैं, उससे लगता है कि प्रगतिशील जो विचारधारा है उससे आपकी पत्रिका ज़्यादा मेल खाती है और इसमें आप नवोदित लेखकों को ज़्यादा प्रोत्साहित भी करते हैं। हाँ। और इसकी कितनी प्रतियाँ आज की डेट में निकल रही है? हम लोग इसकी 2000 प्रतियाँ निकाल रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान थोड़ी सी संख्या हम लोगों ने कम की थी क्योंकि वितरण संभव नहीं था। डाक विभाग भी सक्रिय नहीं था और सशरीर भी कहीं जाकर संभव नहीं था कि हम पत्रिका दे पाते। तो स्टार्टिंग जब लॉकडाउन हुआ मार्च में, तब हमने 2-3 महीने इसका सर्कुलेशन कम रखा था और मुझे शायद याद है कि हमने जुलाई या अगस्त से इसका सर्कुलेशन जो पूर्ववत है 2000 प्रतियों का, वो हमने लगातार अभी तक बनाए हुए हैं। डिमांड है, ज़्यादा है। अच्छा। क्योंकि देश भर के तमाम यूनिवर्सिटियों में, स्कूल कॉलेजों में भी पत्रिका पहुंच रही है और हम लोगों का जो फोकस रहता है वो गांव देहात पे ज़्यादा रहता है। गांव देहात में अभी भी चूँकि डिजिटल माध्यम उतने सक्सेस नहीं हैं, तो लोग पढ़ना पसंद करते हैं। जब भी खाली वक्त हुआ तो पढ़ना पसंद। बिल्कुल। मेरा सवाल ही इसका अगला जो है यही था कि आजकल के एक सवाल आपने जो अभी आपने तो अपने एक सवाल इससे पहले किया था कि युद्ध और जंग की बात जहाँ है वहाँ पत्र पत्रिकाएं कैसे कारगर हो सकती हैं। तो मेरा ये मानना है कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि दुनिया में तमाम युद्ध सारे जंग जो है, युद्ध जो है सिर्फ हथियार से ही नहीं लड़े हथियार से ही नहीं लड़ी जा सकती, मानसिक रूप से भी। जी। तो जब भी परिवर्तन की कोई लड़ाई लड़ी गई है दुनिया भर के भीतर, तो उस देश के, उस इलाके के साहित्यकारों, पत्रकारों, कलाकारों, एक्टिविस्ट, सामाजिक कार्यकर्ताओं का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। बिल्कुल। वो निर्णायक स्थिति तो नहीं कह सकते, पत्र पत्रिकाओं या किसी की भी चीज़ों का ये सहायक स्थिति हो सकता है परिवर्तन की लड़ाई में। निर्णायक स्थिति बेशक राजनीति ही होगी, लेकिन ये सारी चीज़ें
किसी भी चीज़ को खड़ा करती हैं, मजबूत करती हैं और साफ साफ करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए मैं आपके इस शेर से सहमत हूँ कि आपको अगर अपनी बात को पहुँचाना है, विरोध भी करना है, तब भी आपके लिए कलम एक कारगर बिल्कुल जो है एक माध्यम है। तो सड़क के साथ साथ जिनको सड़क पर अपनी आवाज़ को बुलंद करना है उनका अपने दायरे हैं। हमको लिखकर अपनी बात को पहुंचाना है तो हम लिखकर पहुंचाएंगे। आपको शेर व शायरी के माध्यम से अपनी बात को पहुंचाना होता है, मंच के माध्यम से। तो ये सारे माध्यम अपनी अपनी जगह जो है मजबूत हैं और मैं समझता हूँ कि हथियारों से ज़्यादा मजबूत हैं। और आज के दौर में जब पूरी दुनिया एटम बम पे खड़ी है, और एटम बम नहीं, अब तो बड़ी बड़ी मिसाइलें और बड़ी बड़ी चीज़ें निकल कर आ गई हैं, तो हथियारों के मुहाने पर जब पूरी दुनिया खड़ी है तब तो हम ये कहेंगे कि हथियारों को साइड करना चाहिए और पढ़ने लिखने की संस्कृति को डेवलप करना चाहिए। और कोई भी विचार, कोई भी परिवर्तन जो है वो एक स्वस्थ समाज की स्थापना हम इसी तरीके से कर सकते हैं। बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया है। जैसे कि पत्र पत्रिकाओं का क्या योगदान है, मैं बताना चाहूँगा कि आज़ादी के दौरान हिंदी में जितने भी पत्र पत्रिकाएँ उस समय निकलती थी और उनका बहुत योगदान रहा है लोगों को जागृत करने में और लोगों के मन में एक ऐसी भावना भरने में। उस समय कवियों ने, लेखकों ने भी बहुत कुछ किया है, उसका एक विस्तृत इतिहास भी है। और मुझे लगता है कि हिंदी की पहली पत्रिका जो उद्दंत मार्तंड जो कोलकाता से प्रकाशित हुई थी, और उसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक बार कहा भी था, एक जिक्र किया था कि आने वाले समय में हिंदी पत्रकारिता में पैसे बहुत मिलेंगे मगर पत्रकारों की आत्मा मर जाएगी। मैं आज के संदर्भ में इसलिए कह रहा हूँ कि हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का विस्तार हुआ और हम देखते हैं कि पत्रकारिता किस तरह से पीत पत्रकारिता की तरफ बढ़ती चली जा रही है। ऐसे में प्रेरणा अंशु निरंतर निकल रही है और बिना किसी कारपोरेट जगत के सहयोग से, और एक तरह से जनवादी पत्रिका हम इसे कह सकते हैं। तो आप इसको किस रूप में देखते हैं? एक तो डिजिटल युग है, उससे अपना एक फ़ाइट है ही है। दूसरा, इस तरह का एक जैसा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था कि पत्रकारों की आत्मा मर चुकी है। पैसे तो खूब मिल रहे हैं इस समय, लेकिन पत्रकारिता जो लोगों को जागरूक करने का काम होना चाहिए वो ना हो करके वो पेट पालने का काम हो गया। इस पर दो चीज़ें हैं डॉक्टर साहब जी। जो अभी बाज़ारवाद हावी हुआ है जी, और उन्मुक्त बाज़ार से सब चीज़ों को जोड़कर काम करने की कोशिशें जो सरकारी तौर पर भी हैं, तो वो बाज़ारवाद सिर्फ पत्रकारिता पे हावी नहीं हुआ है जी। वो हमारे संस्कारों में, हमारे जो है उठने बैठने, चाल चलन, हर चीज़ पर वो हावी हुआ है। हर काम में करप्शन है, हर काम में भ्रष्टाचार है, कोई भी अपनी चीज़ों को ईमानदारी से करने को राजी नहीं है। तो हम सिर्फ ये कहें कि पत्रकारिता का स्तर ही गिर गया है या पत्रकार ही काम नहीं कर पा रहे हैं, साहित्यकार ही अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा पा रहे हैं, ऐसा नहीं है। जहाँ तक सवाल है, मैं तो अभी भी ये कहूँगा दावे के साथ कि जितनी चीज़ें आप टिकी हुई देख रहे हैं, जो भी विरोध के स्वर देख रहे हैं या जो भी बदलाव की लड़ाई आप देख रहे हैं, या जितनी भी जानकारियाँ जैसी भी आपको मिल पा रही हैं, वो उन्हीं पत्रकार, उन्हीं साहित्यकार, उन्हीं सामाजिक कार्यकर्ताओं के बलबूते मिल पा रही हैं जिनको आप ये कह रहे हैं कि सब चीज़ें कहीं धूमिल हो गई हैं। तो जहाँ धूमिल हुई हैं वो पक्ष भी है और जहाँ लोग मजबूती से खड़े हैं वो पक्ष भी हमारे सामने है। अब सवाल ये है कि वैकल्पिक जो पत्र पत्रिकाएं हैं या छोटी पत्र पत्रिकाएं जिनको हम कह सकते हैं, छोटा तो कहना थोड़ा ठीक जैसा नहीं है, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि छोटे इलाके से या संसाधन विहीन इलाकों से जहाँ से पत्र पत्रिकाएं निकल रही हैं, और पूरे देश भर में हज़ारों पत्र पत्रिकाएं निकल रही हैं, बिल्कुल है, उनकी अपनी एक गुंजाइश है, अपना एक स्पेस है जी। और वो उनको बचा पाना, उनको मजबूती से खड़ा कर पाना एक चुनौती तो है आज के दौर में, जब पढ़ने पढ़ाने की संस्कृति कम हो रही है या डिजिटल युग की ओर हम बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। पर मैं एक फ़र्क देखता हूँ कि अगर आप डिजिटल वे में किसी भी चीज़ को देखते हैं तो उसकी अपनी सीमाएं हैं, 5-10 मिनट 15 मिनट, इससे ज़्यादा आप चीज़ों को नहीं रख सकते। हमारी आपकी बातचीत हो रही है, घंटों की बातचीत है, लेकिन आज हम इसको एपिसोड के रूप में लेके जाएंगे तो शायद वो कहीं संक्षिप्त हो जाएगी। हमारे दर्शक जो हैं उसको पूरा ना तो देखने की क्षमता रख पाएंगे ना सुनने की क्षमता रख पाएंगे। लेकिन अगर हमें किसी गंभीर विषय पर चर्चा करनी है, अध्ययन जुटाना है, तो हमको प्रिंट का ही सहारा लेना पड़ता है। अभी भी ये ट्रेंड है बिल्कुल कि शाम को जो खबर हमने टीवी में सुनी, किसी भी चैनल में सुनी, उसकी प्रमाणिकता के लिए हम सुबह अखबार खोलते सीधे बिल्कुल, है ना।
और तो इसीलिए जो भी हमको डीपली कहीं अध्ययन करना है, किसी विषय में अगर हमको विस्तार से जानना है, तो वहाँ आप देखिए कि पत्र पत्रिकाएं जो हैं वो अभी भी मजबूत स्तंभ के तौर पर काम कर रही है और उनका कोई विकल्प नहीं है। ये जितनी भी सोशल मीडिया के लैपटॉप में मैं आपको थोड़ा सा टोकते हुए कहना चाह रहा हूँ कि लैपटॉप में हम चाहे कितनी अच्छी जानकारी ले लें और हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई चीज़ हो, लेकिन जब हम उसको पढ़ना चाहते हैं तो हम कहते हैं यार इसकी प्रिंट निकाल दो जी। तो जब तक वो प्रिंट हमारे सामने हो हाँ। तब हमें लगता है कि नहीं, वरना वो लगता है कि आभासी दुनिया है। हाँ। और प्रिंट आ जाता है तो लगता है कि हाँ यार ये रेफरेंस देने के लिए योग्य है। हाँ, वही मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जो अपनी एक तेज़ी है, वो तेज़ी ये है कि देश के किसी भी कोने में कोई घटना घटी 2 मिनटों में हमारे पास पहुंच जाएगी जी। और उसको हम मतलब चित्र के साथ हम उसको देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं और महसूस कर पाते हैं, तो प्रतिक्रिया भी हम उस तरीके से दे पाते हैं। लेकिन हमको अगर गंभीरता के साथ और गहरी जानकारी जुटानी है या किसी विषय पर हमको शोध करना है या अध्ययन करना है या किसी भी क्षेत्र के बारे में, किसी भी समाज के बारे में आपको जानकारी जुटानी है, तो उसका दस्तावेज आप पढ़ के ही समझ सकते हैं या लिखकर ही लोगों को अच्छे से समझा सकते हैं। बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छी बात आपने बताई है। और ये निश्चित रूप से कि प्रिंट मीडिया का आज भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के इस युग में भी प्रिंट मीडिया का अपना एक विशेष और विशिष्ट स्थान है जी। और मैं देख रहा था कि इन दिनों आप एक यूट्यूब चैनल में भी आप आ रहे हैं जिसका टाइटल है अनसुनी आवाज़। मुझे लगता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो आवाज़ दबी हुई है उसको आप उजागर करना चाहते हैं, उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए, वो किस तरह की आपकी थीम है और उसमें आप किस तरह के न्यूज़ को कवरेज करते हैं। असल में 2002 से मैं पत्रकारिता में हूँ और मैंने मासकॉम के बाद जब कैंपस सिलेक्शन होता है तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए सिलेक्शन होने के बाद भी मैंने प्रिंट को ही चुना जी। और अभी तमाम साथियों का ये था कि भाई आप प्रिंट में प्रेरणांशु के माध्यम से चीज़ों को ले जा रहे हैं, कम से कम त्वरित टिप्पणी के लिए आप किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें। बिल्कुल। तो हम सारे साथियों ने बैठकर ये फैसला लिया और ये महीने भर पहले की ही शुरुआत है अनसुनी आवाज़ जो आप देख रहे हैं और बहुत अच्छा सहयोग सपोर्ट हम लोगों को मिल रहा है कि हज़ारों की संख्या में लोग हमको इस महीने भर में जो 4-5 स्टोरियाँ हमने डाली हैं उसके अंदर वो देखा है। नाम हमने अनसुनी आवाज़ उसका इसलिए रखा कि मास्टर प्रताप सिंह जी जिन्होंने प्रेरणांशु की शुरुआत की, उन्होंने एक साप्ताहिक पत्र की शुरुआत की थी 1996 में। अच्छा। और चूँकि ये पत्रिका तो मंथली है, मासिक पत्रिका है, तो ये होता था कि अपनी बात को महीने भर में आप पहुंचा पाएंगे या जो आप कहना चाह रहे हैं, लिखना चाह रहे हैं, उसके लिए आपको 30 दिन तक का इंतज़ार करना है। जी जी जी। और चूँकि माँ साहब आंदोलनकारी थे, जनवादी योद्धा रहे हैं, सामाजिक लड़ाई के लिए वो हमेशा आगे रहे हैं, मजदूरों किसानों के हक हकूक़ की आवाज़ उन्होंने उठाई है, तो वो अपनी आवाज़ को लिखित तौर पर लोगों के बीच में ले जाने के लिए उन्होंने 1996 में एक साप्ताहिक समाचार पत्र की शुरुआत की जिसका नाम उन्होंने अनसुनी आवाज़ रखा। अनसुनी आवाज़ वो उनकी थी वो। जी जी जी। और अनसुनी आवाज़ का मतलब ये है कि जो आवाज़ नहीं सुनी जा रही है, जिस आवाज़ को दबा दिया गया है, जिसको खबर बनना चाहिए और जिसको लोगों तक पहुँचना चाहिए, उन सारी चीज़ों को साप्ताहिक पत्र में वो दर्ज कराते थे। वो लंबा नहीं चल पाया, कुछ 2-3 साल चला समाचार पत्र, क्योंकि साप्ताहिक पत्र निकाल पाना वो अपने आप में बहुत खर्चीला मामला था और उस वक्त शायद आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं रही होगी, तो वो पत्रिका ही निकाल पाए और उस समाचार पत्र को बंद करना पड़ा। तो हमने अभी जब चैनल शुरू करने की बात की या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हस्तक्षेप की बात आई सामने, तो हमने उसी अनसुनी आवाज़ को उठाया है। अच्छा। और उसके माध्यम से हम जो चलताऊ खबरें हैं जो आप देखते हैं, अगर हल्केपन में हम बात को कहें तो कि इसका कुत्ता मर गया, उसकी बिल्ली मर गई, मंत्री जी को छींक आ गई, इस तरह की खबरों से हम निश्चित तौर पर बच रहे हैं। हमको ऐसी खबरें हम कवर कर रहे हैं जिस पर थोड़ा सा हमारे दर्शक वो अपनी सोच समझदारी को डेवलप कर सके। सामाजिक सरोकारों से, सामाजिक सरोकार की बात हो, चाहे वो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात हो, जी, उन चीज़ों को हम कवर कर रहे हैं। बिल्कुल। इस चैनल को बनाने के पीछे का एक और मोटिव है, क्योंकि प्रेरणांशु ने पिछले 1 साल से ये काम शुरू किया है कि तराई के अंदर जो भी बंगाली विस्थापित लोग बसे हुए हैं, जी, उनका अभी तक 70-75 साल हो गए, लेकिन कोई दस्तावेज
यहाँ पर लिखित तौर पर उपलब्ध नहीं है। नहीं है। ये एक बड़ी विडंबना है और एक दुर्भाग्य का विषय भी है कि लाखों की तादाद में बंगाली समाज के लोग यहाँ पर रहते हैं, पर उनकी कोई आप बीती यहाँ पर दर्ज नहीं है किसी तरीके से। प्रेरणा अंशु ने ये काम शुरू किया है और हम इसको सिर्फ लिखित तौर पर किताब के तौर पर नहीं तैयार कर रहे हैं, बल्कि हम इसको डिजिटल फॉर्म में भी लेकर आ रहे हैं। मतलब तो इसी चैनल के माध्यम से, हाँ, इसी चैनल के माध्यम से हम बंगाली विस्थापितों की जो आप बीती है, जो इतिहास है, या पूर्वी पाकिस्तान से लेकर कैंपों में आना और कैंप से लेकर अलग अलग गांवों में बसना पूरे देश भर में, तो देश भर को कवर कर पाना हमारे लिए संभव नहीं होगा। लेकिन तराई का जो इलाका है और तराई से लगे हुए जो डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश के, जैसे बिजनौर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और बरेली और रामपुर, इस इलाके के बंगाली विस्थापितों को भी हम उसमें कवर कर रहे हैं। बिल्कुल, ये पूरा तराई का इलाका है और वही मुझे लगता है कि आपने अपने पिताजी की जो साप्ताहिक न्यूज़पेपर जो वो छापते थे, उसको आपने एक डिजिटल रूप दिया है। जी। अनसुनी आवाज़ में। बहुत अच्छा लगा रुपेश जी आपसे बात करते हुए। मैं फिर आपसे प्रेरणा अंशु के मुद्दे पर आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जी कि पलाशदा आए रिटायरमेंट के बाद, बहुत सारे न्यूज़पेपर में वो जुड़े रहे और एक लंबा अनुभव है उनके पास। अब वो आए, प्रेरणा अंशु में जुड़े। उनका जुड़ना आप इसको किस रूप में देखते हैं और उनके आने से प्रेरणा अंशु को कितनी सहायता मिली, और प्रेरणा अंशु का अंकों में मैं देख रहा हूँ जो विशेषांक निकल रहे हैं जी, इसके पीछे उनकी क्या भूमिका है, संक्षिप्त में पलाशदा के बारे में। पलाश जी जनसत्ता से रिटायरमेंट के बाद 2017 में दिनेशपुर आए जी, और उससे पहले हम उनको पढ़ते थे, उनके लेख को पढ़ते थे, और इसमें कोई शक नहीं है कि वो देश और दुनिया के जाने माने लेखक। बिल्कुल, ये प्रेरणा अंशु के लिए भी एक बहुत सौभाग्य की बात है जी, और एक अच्छा क्षण है कि वो हमारे साथ हैं। जब वो रिटायरमेंट के बाद उनको आना था इधर, तो कई साथियों ने मुझे, चूँकि मेरा पलाश जी से डायरेक्ट संपर्क नहीं था, माँ साहब का था, मेरा नहीं था, और माँ साहब उन दिनों अस्वस्थ चल रहे थे, कैंसर से ग्रसित थे और उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा बातचीत करने या उस तरीके की नहीं थी। तो पलाश जी से मेरा सीधा संपर्क नहीं था, एक लेखक और पाठक का जो संबंध होता है वही संबंध मेरा उनके बीच में था। तो एक दिन अचानक उनका फ़ोन आया कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा आइए, आप स्वागत है। वो आए प्रेरणा अंशु के दफ्तर में और बातचीत हुई। बोले मुझे बैठने के लिए जगह चाहिए। और उससे पहले वो रुद्रपुर और दिनेशपुर और कई और जगह भी साथियों को बोल चुके थे कि मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं, कहां बैठूं, रिटायरमेंट के बाद कैसे क्या काम बनेगा। तो जब कहीं कोई व्यवस्था नहीं हो पाई तो मैंने उनको कहा कि भाई ये आपके लिए सहर्ष चीज़ें हैं, खड़ी हैं, और अगर आप आते हैं तो स्वागत है और हम लोगों को आपके अनुभवों का फ़ायदा मिलेगा। तो निश्चित तौर पर आज 3-3.5 साल का सफ़र पलाश जी का प्रेरणा अंशु के साथ है जी, या मैं कहूँ कि प्रेरणा अंशु पलाश जी के साथ है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और उनके अनुभवों का हम लाभ ले रहे हैं, और सिर्फ हम ही लाभ नहीं ले रहे हैं, बल्कि जितने भी प्रेरणा अंशु के पाठक वर्ग हैं वहाँ तक उनके सारे अनुभव, पलाश जी के अनुभव पहुँच रहे हैं। जी।